स्वागत है नई वीडियो में। अध्याय 4 पढ़ेंगे हम। टॉपिक है हमारा संविधान। हमारा संविधान समझने का प्रयास करेंगे। यह बुक क्लास 6 का है जो झारखंड के स्कूल में अभी पढ़ाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कई खेल खेलते हैं। क्या आपके खेल के कुछ नियम होते हैं? अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तो क्या उसका कुछ नियम होता है या बिना नियम का आप लोग खेलते हैं? तो बेशक उसमें नियम होते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि खेलों के नियम क्यों बनाए जाते हैं? खेल के नियम क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा ही हमारे घर परिवार, समाज, राज्य व देश के कुछ मूलभूत नियम होते हैं। एक प्रश्न और है, क्या आपने विद्यालय को कभी के बारे में कभी सोचा है? तो आपका प्रश्न होगा कि विद्यालय के बारे में हम क्यों सोचेंगे? तो विद्यालय भी एक नियम से चलता है, कानून से चलता है। विद्यालय में प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग-अलग शिक्षक होते हैं, एक प्रधानाध्यापक होता है। सभी के लिए अलग-अलग कक्षाएँ होती है। अपने कक्षा में जाके बैठना है, स्कूल ड्रेस वगैरह पहन के आना रहता है। ये सभी तो नियम ही है। उसी तरह हमारे घर परिवार हो गया, समाज, राज्य, देश जो है उसके भी कुछ मूलभूत नियम है। एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, मूलभूत नियम होते हैं। मूलभूत नियम मतलब क्या होता है? मूलभूत का मतलब होता है जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे उपयोगी होते हैं, जो हर आदमी को मिलना ही चाहिए अधिकार, वो हो गया मूलभूत नियम। ठीक है, वो हमारे जो नियम बनते हैं उसमें डाले जाते हैं। आगे है, जिससे हर कोई अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अगर नियम बनाया गया है तो उसी से समाज का स्वरूप भी तय होगा कि हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर नियम नहीं बना हुआ है तो क्या होता है, आपस में हम लोग झगड़ा करके अपने आप का स्वामित्व बनाने का कोशिश करेंगे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जो है सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो समाज नहीं बन पाएगा। आगे है, और अलग-अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय का एक साथ रहते हैं। जब बड़े-बड़े समाज बनते हैं तो वहाँ पर अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग-अलग जाति के लोग मिलकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समाज का भी कोई एक नियम होता है, उसी नियम के दायरे में रह कर के वहाँ पे वर्क होता है। उसके अलावा वहाँ नियमों का आम सहमति से तय किए जाते हैं। जो भी समाज बनता है वहाँ पे कोई नियम बनता है, तो नियम क्या कोई एक ही आदमी बना लेगा? तो नहीं, आम सहमति से बनते हैं। सबको समानता का अधिकार के तहत ध्यान दिया जाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से टकराव नहीं चाहता, किंतु अगर एक दूसरे के साथ व्यवहार का कोई नियम ना हो तो हमें अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम किसी से झगड़ा करें। ठीक है, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन एक नियम बन जाने के बाद क्या होता है कि लोग किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होगा। आप सोचिए इस तरह से कि आपने स्कूल में एक ड्रेस कोड बनाया है, सारे बच्चे एक ड्रेस कोड से जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर एक ड्रेस कोड लेकिन क्या होगा, सोचिए अगर ड्रेस कोड नहीं बना हुआ रहता, सभी बच्चे अलग-अलग कपड़े पहन के आ रहे हैं, जो उस सभी में जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, नीचे तबके वाले बच्चे को का मजाक उड़ाने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा, अप्रिय स्थिति बन जाएगी उस बच्चा के लिए। उसी तरह समाज में भी होगा। इसी प्रकार जानवर पालने अथवा पंछी रखने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर जानवर भी पाल रहे हैं तब भी नियम होता है। आप सड़क पर चल रहे हैं उसका भी नियम होता है। इसके अलावा आप यह देखते हैं कि सड़क के उपयोग के नियमों का अभाव में न सिर्फ दिन में अनेक बार बल्कि कभी भी वाहनों और व्यक्तियों के बीच दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। अगर सड़क का नियम नहीं रहता, सड़क पर अगर सभी लोग बाएं साइड से अगर नहीं चलते तो क्या होता, हर कोई जिग जैग तरह से चलता। इससे क्या होता कि हर समय सड़क पर जाम का माहौल रहता, धक्का मुक्की होता, झगड़े का, दुर्घटना का हर समय जो अंदेशा बना हुआ रहता। इसीलिए तो सड़क पर भी नियम बनाए गए हैं कि सभी को बाएं साइड चलना है, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है, ये सभी चीजें। नियम बताते हैं कि किसी विशेष स्थान और स्थिति को
मैं आपको क्या करने की अनुमति है। नियम ही बताते हैं कि हम लोग को क्या करना है किसी भी स्थिति में और क्या करना वर्जित है और क्या नहीं करना चाहिए, अभी कौन बताता है? नियम बताता है। क्या जो है प्रतिबंधित है हमारे समाज में, वह भी कौन बताता है? नियम बताता है। यहाँ जोर नियमों पर है ताकि उसके द्वारा व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। यहाँ पर हम किस बात पर जोर दे रहे हैं? तो नियम पर जोर दे रहे हैं। नियम किस लिए बनाए जा रहे हैं? ताकि एक न्यायपूर्ण समाज हम स्थापित कर सकें, एक सभ्य समाज का निर्माण हम अपने क्षेत्र में कर सकें। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? नियम बनाते हैं। न्यायपूर्ण का मतलब सभी को न्याय मिले, किसी के साथ जो है कोई भेदभाव ना हो। नियम रहेंगे तो भेदभाव जो भी कर रहा है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नियम ही नहीं है तो आप किस उद्देश्य से उसका कार्रवाई कीजिएगा, किसे आप गलत ठहराइएगा? ठीक। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जो आधुनिक देश हैं वहां पर ये सभी चीज जो है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। सहमति का मतलब क्या? एक आदमी सहमत है सिर्फ नहीं, यह सहमति का मतलब हो गया कि बहुत लोग बैठ करके आपस में सहमति बनाया सबसे पहले कि किस तरह के नियम बनाए जाएंगे और उसको उसने क्या कर लिया? लिख लिया। और ये सभी के लिए समान है नियम। आगे जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम संविधान कहा जाता है। ठीक है, एक नया जो है डिफिनेशन मिला है। देखिए, आधुनिक देशों में सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। जो आम सहमति से हमने नियम बनाए हैं और जिस पर आपने लिखा है उस दस्तावेज को हम क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। हमारे देश का संविधान लिखित है, हमारा भी देश का संविधान लिखित है। लिखित संविधान का मतलब कि हमने संविधान को लिख के रखा है। मौखिक संविधान का मतलब हो गया कि सबको आद है, सबको संविधान आद है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। जिसे हम प्रथा का बात करते हैं, प्रथा लिखा हुआ नहीं रहता है लेकिन आगे बढ़ता है उस तरह से। लेकिन हमारा संविधान जो है लिखित है। जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है और यह लिखित है। ब्रिटेन का संविधान जो परंपरा पर, जो हमने प्रथा बोला है, प्रथा पर आधारित है और यह क्या है? अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक। वास्तव में संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। संविधान जो है नियम और कानून का एक संग्रह होता है जिससे कोई राज्य, कोई देश, कोई संघ क्या होता है? शासित होता है। वहां पर उसी के नियम के थ्रू शासन चलाए जाते हैं। तो अब संविधान के बारे में हमने जान लिया। आगे है संविधान की आवश्यकता। संविधान की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? आज दुनिया के प्राय सभी देशों के पास अपना संविधान है। प्रश्न उठता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रश्न उठ रहा है कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो हमने अभी बनाया कि न्यायपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण के लिए हम नियम बनाते हैं और संविधान बनाए हैं। इसीलिए आगे कुछ बताया गया, देखते हैं। इसके कई कारण है, संविधान बनने के कई कारण है। जैसे है, संविधान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार देना है। ठीक है, व्यक्ति को मूलभूत अधिकार देने का उद्देश्य संविधान का रहता है। मूलभूत मतलब फिर से बताते हैं, वो मौलिक अधिकार जो हर नागरिक को समान रूप से मिलना चाहिए। अगर किसी देश में आप रह रहे हैं तो वहां पर कुछ मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। जैसे अपना जो है विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता होना चाहिए। एक नियम हम ये बता दे रहे हैं, क्या मिलना चाहिए कि नहीं? तो ये जो है शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए। ये सभी अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, वो संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है। उसका सुरक्षा का प्रावधान करना, किसी व्यक्ति का सुरक्षा का भी प्रावधान करना कि अगर इस क्षेत्र में रह रहा है, इस देश में रह रहा है, तो उसका जो है सुरक्षा का जिम्मेदारी क्या है? हम सभी का है प्रावधान करना। तथा सरकार एवं उसकी संस्थाओं की क्षमता का विभाजन करके सीमा का निर्धारण भी करना है। ठीक। आगे है, संविधान लोगों के नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी देता है। संविधान क्या करता है? लोगों को एक नियम के तहत, एक कानून के तहत रह करके काम करने की आजादी देता है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं समाज में? अपने आप का स्वामित्व, अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए किसी के साथ अन्याय हो सकता है। यह नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता तथा संरक्षण प्रदान करता है। संविधान क्या करता है? जो नागरिक के अधिकार हैं वह बतलाता है,
उसके अलावा संरक्षण भी प्रदान करता है, यानी सुरक्षा भी प्रदान करता है। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर संस्थान किसी दूसरे समूह या लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। संरक्षण प्रदान करने का मतलब क्या हो गया? सुरक्षा देना। तो यह भी संविधान ही सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर संस्थान अगर है तो वह अपने जैसे कमजोर संस्थान का जो है ताकत से गलत इस्तेमाल उसके ऊपर ना करे, और यह नागरिकों को अपने अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा संबंधी प्रावधान आसानी से पलटने नहीं देता। इसके अलावा संविधान क्या करता है? सबको स्वतंत्र रूप से रहने की भी इजाजत देती है। आप ऐसा संविधान क्यों बनाएंगे जहां लोग प्रतिबंधित रहे, उसको आजादी ना हो बोलने का, हर जगह घूमने की आजादी ना हो। ठीक, तो क्या था सिंपल सा कि रक्षा संबंधी प्रावधान भी उसको मिलते हैं। संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान, कोई अगर शासक बन गया, उसके पास बहुत ज्यादा शासन आ गया, मतलब पावर आ गया है, तो वो क्या करेगा? उसका मिसयूज भी कर सकता है। लेकिन एक संविधान बना हुआ है तो क्या होगा? मिसयूज करने में कतराएगा कि नहीं, हमको संविधान के अंदर कर ही रह करके कार्य करना है। आगे देखिए, और शासन की निरंकुश शक्तियों को मनमानी एवं नियंत्रण करता है। वही है कि निरंकुश शक्तियां, जो ज्यादा प्रबल शक्ति अगर प्राप्त हो गया है तो वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि किसी देश के शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। एक व्यवस्थित समाज की रचना के लिए निश्चित नियमों और आदर्शों की आवश्यकता होती है। एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए क्या करना चाहिए? एक नियम और आदर्शों की आवश्यकता होती ही है। अगर कोई नियम नहीं बना है तो हम सभ्य समाज, बेहतरीन समाज जो है, आदर्श समाज हम नहीं बना पाएंगे। संविधान इन्हीं व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान क्या करता है? यही सब निर्णय लेने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है, हमारे देश का संविधान भी हमारे उन आदर्शों को ही सूत्रबद्ध करता है। जो भी आदर्श हमने अभी आगे पढ़ा है उसको ही हमारा संविधान भी क्या करता है? एक धागे में पिरो करके रखता है और हम लोग को बताता है जिसके अनुकूल हम अपना देश बनाना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में इन अधिकारों, आदर्शों, मूल्यों को देखा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में ये सभी आदर्श को हम देख सकते हैं। अब प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हो गया, संविधान का प्रस्तावना हो गया। अब संविधान जो है करीब 400 पेज का बना हुआ है। अब संविधान को समझने के लिए कि क्या लिखा हुआ है आपको 400 पेज पढ़ना पड़ेगा। इसको हम एक अलग संदर्भ में बात करते हैं। अगर कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो बच्चा के बारे में जानने के लिए आपको स्कूल का डायरी पूरा निकालना पड़ेगा। एडमिशन के समय का जो भी फॉर्म फिल हुआ है निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले बच्चा के गला में एक आईडी कार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आईडी कार्ड। उस आईडी कार्ड को ही देख करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे का नाम क्या है, या बच्चा का घर कहाँ है, इसके पिताजी का नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ रहा है, एज क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब चीज पता चल जाएगा आईडी कार्ड से। उसी तरह जो है प्रस्तावना क्या है? संविधान को हम पूरा पढ़े बिना पहले से ही पता लगा सकते हैं कि हमारे संविधान में जो मुख्य रूप से क्या क्या लिखा हुआ है। इसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। और यह प्रस्तावना हमारे स्कूल में हर दिन जो है बच्चे गुनगुनाते हैं। हमारे देश के लोगों को एक दायरे में रखकर एक भाव से काम करने के लिए संविधान प्रेरित करता है। देश का कानून व्यवस्था और देश की अखंडता और एकता को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए भारत में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। अब देश का कानून व्यवस्था जो है, या फिर देश की अखंडता, जो एकता बना हुआ है, उसका नुकसान ना पहुंचे, इसलिए भारत में लिखित संविधान बना हुआ है। सोचिए अगर लिखित संविधान नहीं होता तो क्या होता? इस तरह से होता कि मौखिक संविधान अगर रहता बिना लिखा हुआ, तो मान लीजिए हम किसी को संविधान के बारे में बता रहे हैं, अपने संदर्भ में किसी चीज को अगर हम चेंज करके बता दिए तो जिसको मैंने बताया है वह भी उस संविधान के बारे में गलत चीज समझ करके दूसरे लोगों को बताएगा। और इस तरह से क्या होगा? एक दो पीढ़ी के बाद जो है संविधान का धीरे धीरे ह्रास होते चला जाएगा, जो नियम है वो खत्म होते चला जाएगा। या फिर दो समुदाय अगर झगड़ रहा हो तो दोनों समुदाय इस बात पे विवाद करेगा कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। ठीक है, लेकिन लिखित संविधान है तो डायरेक्ट निकाल करके हम देख सकते हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान हमें हमारे सभी मौलिक अधिकार
नैतिकता के साथ मूलभूत कर्तव्यों को पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है। संविधान हमें क्या करता है, जितने भी मौलिक अधिकार जो है वो उसके लिए जो भी मूलभूत कर्तव्य है उसको पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना क्या होता है। आप प्रतिदिन विद्यालय में प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बोलते हैं। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। क्या है? सारांश है। जो संविधान में पूरा लिखा हुआ है उसको छोटे शब्दों में सिर्फ प्रस्तावना में डाल दिया गया है। यह हमारे संविधान का आईना है जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। याद रखेंगे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है। यह ऐसे देश के निर्माण की बात करती है जहां का हर नागरिक समान हो एवं हर व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सके। हमारा संविधान क्या करता है? ऐसा हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए वर्क करता है। हमारा संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको समान नागरिक के रूप में देखता है ताकि किसी की गरिमा और जो भी प्रतिष्ठा है वह जो है उसका नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। इस संविधान सभा संसद का केंद्रीय कक्ष संविधान सभा है। देखिए अब है संविधान निर्माण की कहानी। क्या कहानी है उस पर चर्चा करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद आजाद भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि देश के सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत एक संविधान हो। ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो समाज के गणमान्य लोग थे उसने क्या विचार बनाया, एक संविधान यानी एक नियम बनाया जाए जो हम सभी नागरिकों की स्वीकृति उस पर प्राप्त हो और ताकि हम अपने देश को सही से चला सकें। देखिए क्या है, देश के सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत एक संविधान हो। स्वीकृत यानी जो संविधान बना है हम सभी नागरिकों ने जो है उसका सहमति बनाया है, तब बना है। हमारे देश के संविधान निर्माण की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गई थी, जिसमें हम आज़ाद भी नहीं हुए थे उस समय ही हमारे संविधान बनाने का शुरुआत हो चुका था। एक है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। निर्वाचन के लिए निम्न तथ्यों का ध्यान रखा गया। कौन कौन से निर्वाचन के लिए? पहला, देखिए संविधान सभा का चुनाव होने का मतलब हो गया कि कितने नागरिक जो है संविधान सभा में आएंगे ताकि संविधान बना सके। अपना प्रत्येक क्षेत्र से एक एक आदमी को लिया गया, जिसमें क्या नियम बनाए गए थे, ध्यान रखा गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक आदमी जो है संविधान सभा का नागरिक बने। जिस तरह से अभी आप देखेंगे एमपी का चुनाव होता है, कोई एक जनसंख्या पर जो है सो एक एमपी का चुनाव होता है, उसी तरह से। दूसरा है, निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई थी। ठीक है, वरन प्रांतीय विधानमंडलों को ही सब विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। वयस्क मताधिकार का मतलब कि सभी को उस समय जो है मान्यता नहीं दिया गया था मत देने का। ठीक, और वहां पर जो है किसको, प्रांतीय जो विधानमंडल था उसी पर को जो है प्रधानता दी गई थी संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए। आगे यहाँ पर है, सबसे पहले देखिए संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव कराए गए थे। भारतीय रियासतों के लिए निर्धारित 93 जगहों के लिए चुनाव नहीं कराया गया। ठीक, सबसे पहले जिसमें संविधान सभा बना उसमें कितने लोग थे, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य जो थे प्रांतों के निर्धारण के लिए, मतलब इतने सदस्य का जो है सोचा गया कितने सदस्य आएंगे, प्रांत मतलब बनाए जाएंगे। जो प्रांतीय थे
प्रांत जो था उसमें जो है 296 सदस्यों का चुनाव कराया गया था कि कौन आएंगे। लेकिन अब उस समय भी जो है बहुत जगह ऐसा रियासत था जहाँ पे राजा राज्य कर रहे थे, वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस बात को माना कि उसका प्रमुख जो है राजा है, तो राजा लोग ही या तो जमींदार है, जमींदार ही आएंगे यहाँ पे संविधान सभा में बैठने के लिए। तो ऐसे कितने जगह थे? तो 93 जगह थे जहाँ चुनाव चुनाव नहीं कराए गए थे। चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुआ, मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले तथा शेष स्थान अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गए। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अलांदी कृष्णा स्वामी अय्यर, पटाभी सीतारामैया, के संथानम, डॉक्टर राधा कृष्णन, बी.एन. राव, हृदयनाथ कुंजरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे विद्वान थे। संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता है। संविधान सभा को क्या कहा जाता है? लघु भारत भी कहा जाता है। जब चुनाव हुए तो इसमें अलग अलग पार्टियां लड़ रही थी। में कांग्रेस जो था, राष्ट्रीय कांग्रेस दल, उसको 208 सीट मिला। वहीं मुस्लिम लीग 73 सीट मिले। मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया उसमें 7 थे। क्यों? क्योंकि जुलाई 1946 की बात हो रही है, 7 थे, इतना सीटें मिला। आगे है, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, संविधान सभा में महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया था जिसकी संख्या 15 थी। ठीक है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पहली थी सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, एनी मस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणी वेल्यादुन, मालती चौधरी, लीला रे, राजकुमारी अमृता कौर और रेणुका राय। टोटल 15 लोग थे उसमें। तो संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। इसके सदस्य भारत के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से भली भांति परिचित थे। जितने लोग यहाँ पर थे, यानी करीब कितने लोग, 289 लोग थे टोटल सदस्य इसमें शामिल हुए थे। सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए थे, अलग अलग प्रांत से। आप जिस स्टेट से, उस स्टेट से भी बहुत लोग गए होंगे। क्यों इस तरह हुआ था? इसलिए ताकि उसके अपने क्षेत्र का जो भी मूलभूत जानकारी है संविधान सभा में उसको रखा जाए और उसके ध्यान में रखकर ही क्या बनाया जाए, संविधान को बनाया जाए। इसीलिए एक है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राय, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णलाल मणिलाल मुंशी, टी कृष्णमाचारी। ये प्रारूप समिति के जो है 7 सदस्य थे। आगे है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ। सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जहां पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि पहली बार बैठक हो रही थी। सचिदानंद सिन्हा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ थे उसमें, उम्र में भी, इसीलिए उसको अस्थायी अध्यक्ष, याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन बनेंगे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो जवाब होगा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई थी। जो उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसमें क्या था? उसमें बताया गया था
कि हम अपने भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व सत्ता जो है संपन्न गणराज्य घोषित करें, किसी का जो है यहाँ पे प्रभुत्व नहीं हो, कोई राजा ना हो, मतलब सबका समान अधिकार हो, ऐसा हम अपने एक जो है गणराज्य बनाए, एक संघ बनाए या तो देश बनाए, ऐसा उद्देश्य का प्रस्ताव में लिखा हुआ था। संविधान सभा द्वारा कुछ समितियों का गठन किया गया था। कौन सा समिति, कब? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने। इन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन कर उसकी अच्छी बातों को संविधान सभा में शामिल करने पर बल दिया। ध्यान रखेंगे, जब भारत आजाद हो गया अंग्रेजों से, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाया। प्रारूप समिति का मतलब क्या, कि संविधान आखिर बनेगा कैसे, किस तरह से उसमें लिखना है, किस तरह से जो है हम बातों को उसमें रखा जाए, क्या रखा जाए क्या नहीं रखा जाए, ऐसा बनाया गया। जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसने क्या किया, विश्व में उस समय जो इतने भी संविधान बने थे सभी संविधान को एक एक करके अध्ययन किया, और फिर जो भी अच्छी बात लगी हमारे देश के अनुरूप उसको उसने क्या किया, अब हमारे संविधान में जो है शामिल करता चला गया। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। अब है ये जो संविधान सभा के द्वारा बना, संविधान जो हमारा बनाया गया, कब स्वीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा? चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी को अध्ययन करके संविधान में लिख लिया, लेकिन उस बात को आपसी सहमति तो लेना था कि संविधान में क्या रहना है क्या नहीं रखना है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उसने क्या किया, इस संविधान को स्वीकृति दे दिया कि हाँ इस तरह का संविधान हमारे देश में बनना चाहिए, और स्वीकृत दे दिया गया। और वही संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक, अब एक है संपूर्ण संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय संविधान लिखने में लगा। मूल संविधान में, जो मूल संविधान है, मूल संविधान मतलब जो लिखा गया था हाथ से, उस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब जो है बढ़ गए हैं, तो जिसमें मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान समय के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। हमारे संविधान की एक खूबी है कि समय के साथ जो है हम संविधान में बदलाव लाते जाते हैं और लाते हैं। ऐसा नहीं कि जो उसमें लिख दिया गया था वही भगवान का ही वचन हो गया, उसी को हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने समाज को सही तरीके से बनाने के लिए जो उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन आपसी सहमति से, लोकसभा के द्वारा। ठीक है, एक अच्छे संविधान की सारी विशेषताएं हमारे संविधान में मौजूद है। 8वीं कक्षा में आप भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान के द्वारा भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान के द्वारा गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? गणतंत्र का मतलब हो गया कि लोगों के द्वारा जो है देश का जो प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा, लोगों के द्वारा। ठीक है, गणतंत्र घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह देश का संवैधानिक प्रधान होगा। संविधान में कुछ भी संशोधन होंगे तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नहीं हो सकते हैं। संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। अब है राष्ट्रपति जो है वह कैसे वर्क करेंगे? तो उसके सहायता के लिए जो है एक प्रधानमंत्री बनाया गया है और एक मंत्री परिषद बनाया गया है, जो चुनाव से हम लोग चुनते हैं। इसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेंगे, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के नाते वह निर्णय राष्ट्रपति के पास पहुंचाते हैं।
ठीक है, इस तरह का हमारा व्यवस्था किया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, संविधान सभा में झारखंड के विभूति, झारखंड के द्वारा भी संविधान सभा में गया था, मैंने जिसे बताया कि हर तरफ से गए हुए थे। तो उस समय झारखंड जो है बिहार के साथ था, तो पूरे बिहार प्रांत को ध्यान में रख करके यहाँ से लोगों को लेके गया था। तो उस समय जो है झारखंड साइड में जो कौन कौन थे, एक जयपाल सिंह मुंडा, एक बाबू राम नारायण सिंह, दोनों संविधान सभा में के सदस्य थे। जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। अभी जो टकरा गांव है वहीं के निवासी थे जयपाल सिंह मुंडा। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उसमें जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, उसमें इंग्लैंड की तरफ से भारत टीम खेली थी, लेकिन स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया, उसके अध्यक्ष बने। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, कहाँ पे, रांची में, और इसके अध्यक्ष भी बने थे जयपाल सिंह मुंडा। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। आदिवासी समाज से थे और यहाँ पे आदिवासी की बहुलता थी, तो जयपाल सिंह मुंडा ने इस बात को संविधान सभा में उठाया। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्हें प्यार से मरांग गोम के यानी प्रसिद्ध नेता कहा जाता है। 1950 में झारखंड पार्टी का भी उसने गठन किया था। अब है बाबू राम नारायण सिंह। बाबू राम नारायण सिंह वर्तमान चतरा जिले के तेतरिया गांव के निवासी थे। इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से बाबू राम नारायण सिंह को जाना जाता है। उनको एक उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1946 से 1949 तक वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे। वे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद भी बने थे। ठीक है, कौन थे? बाबू राम नारायण सिंह। चलिए, इस चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपने पूरी तरह से विस्तार से इस चैप्टर को समझ लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी अच्छे वीडियो हो आपको मिलते रहे। और अगर आप जैक की झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ करके जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। धन्यवाद।